SN5 ड्यूटी असेसमेंट और वैल्यूएशन प्रैक्टिस सवाल। प्रश्न 1। वो कौन सी वस्तु है जिसे सेंट्रल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है? सही उत्तर मानव उपभोग के लिए शराब। स्पष्टीकरण। संविधान के आर्टिकल 366, 12 और CGST एक्ट के सेक्शन 9 के तहत इंसानों के इस्तेमाल के लिए अल्कोहलिक शराब को छोड़कर बाकी सभी चीजों और सर्विसेज की सप्लाई पर GST लागू होता है। इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनी शराब को GST से बाहर रखा गया है और इस पर राज्य सरकारें राज्य एक्साइज कानूनों के तहत टैक्स लगाती है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं, GST के तहत आता है। Q2 कस्टम्स वैल्यूएशन मेथड्स का सही सीक्वेंशियल ऑर्डर पता करें। ऑप्शन ए, एक जैसे सामान की ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक जैसे सामान की ट्रांजैक्शन वैल्यू, रेसिडुअल मेथड, कैलकुलेटेड वैल्यू, डिडक्टिव वैल्यू, इंपोर्टेड सामान की ट्रांजैक्शन वैल्यू। सही उत्तर F, B, A, E, D, C। स्पष्टीकरण। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14 और कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स के अनुसार इन तरीकों को नीचे दिए गए क्रम में एक के बाद एक लागू किया जाना चाहिए। आयातित वस्तुओं का लेन देन मूल्य F, समान वस्तुओं का लेन देन मूल्य B, समान वस्तुओं का लेन देन मूल्य A, निगमनात्मक मान विधि E, गणना मूल्य विधि D, अवशिष्ट विधि C। हर तरीका तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पिछला तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Q3 फेसलेस असेसमेंट के लिए बिल ऑफ एंट्री को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कौन चुनता है? सही उत्तर कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। स्पष्टीकरण। फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली असाइन किए जाते हैं। एलोकेशन कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा किया जाता है। यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करता है। सीब, फैक्ट टीम या पोर्ट अधिकारियों द्वारा कोई मैन्युअल चयन नहीं किया जाएगा। 28 DA 10 के अनुसार किन परिस्थितियों में सत्यापन के बिना तरजीही टैरिफ उपचार से इनकार किया जा सकता है? सही उत्तर ऊपर दी गई सभी शर्तें सही है। स्पष्टीकरण। प्रेफरेंशियल टैरिफ बेनिफिट को बिना वेरिफिकेशन के मना किया जा सकता है जब टैरिफ आइटम एलिजिबल नहीं है या सामान का डिस्क्रिप्शन अधूरा है, ओरिजिन सर्टिफिकेट बदल दिया गया है और ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, ओरिजिन के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए सभी शर्तें मना करने के लिए सही आधार है। Q5 किस प्रोविजन में कहा गया है कि अगर फाइनल फाइंडिंग्स में कोई नुकसान नहीं दिखता है तो प्रोविजनली इकट्ठा की गई एंटी डंपिंग ड्यूटी वापस कर दी जानी चाहिए? सही उत्तर नियम 21(3)। स्पष्टीकरण। एंटी डंपिंग नियम 1995 के नियम 21(3) के अनुसार अगर प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है और आखिरी नतीजों से पता चलता है कि कोई चोट नहीं लगी है, जमा की गई प्रोविजन ड्यूटी वापस करनी होगी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन अनंतिम शुल्क की वापसी विशेष रूप से नियम 21(3) द्वारा शासित होती है। Q6 एक बिल ऑफ एंट्री 15 मार्च 2020 को पेश किया गया और 16 मार्च 2020 को असेस किया गया। ब्याज से बचने के लिए ड्यूटी कब तक चुकानी होगी? सही उत्तर 17 मार्च 2020 तक। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 47 के अनुसार असेसमेंट के बाद बिल ऑफ एंट्री वापस करने की तारीख से एक दिन के अंदर ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, छुट्टियों को छोड़कर। चूंकि असेसमेंट 16 मार्च 2020 को किया गया था, इसलिए ड्यूटी का पेमेंट 17 मार्च 2020 तक करना होगा। इससे अधिक देरी होने पर धारा 47(2) के अंतर्गत ब्याज लगेगा। Q7 अगर कोई इंपोर्टर कस्टम्स ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत ओरिजिन के नियमों का एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2020 के तहत जरूरी जानकारी देने में फेल रहता है तो असेसमेंट को किस सेक्शन के तहत वेरीफाई किया जाएगा? सही उत्तर धारा 17(2)। स्पष्टीकरण।
सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 स्वमूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। अगर इंपोर्टर सही डॉक्यूमेंट या जानकारी नहीं दे पाता है, उचित अधिकारी धारा 17(2) के तहत सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। इससे प्रेफरेंशियल टैरिफ बेनिफिट्स का गलत इस्तेमाल रुकता है। Q8 सब्सिडी वाली चीजों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD लगाने की जांच और सिफारिश कौन करता है? सही उत्तर नामित प्राधिकरण। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 और उससे जुड़े नियमों के तहत डेजिग्नेटेड अथॉरिटी DGTR डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जांच करती है। ये सब्सिडी और चोट के होने का पता लगाता है। केंद्र सरकार को काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी संभालते हैं, CVD नहीं। Q9 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस फाइनेंस एक्ट 2022 के किस सेक्शन के तहत लगाया जाता है? सही उत्तर धारा 124। स्पष्टीकरण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC वित्त अधिनियम 2021/2022 ढांचे की धारा 124 के तहत लगाया जाता है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए खास इंपोर्टेड सामान पर लगाया जाता है। Q10 EOUs द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट सामान या सेवाओं के इंपोर्ट पर GST लगता है और ITC लिया जा सकता है। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण IGST एक्ट के तहत सामान सर्विस के इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है। EOUs द्वारा किए गए इंपोर्ट पर भी IGST देना होता है। हालांकि पेमेंट किए गए IGST को इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के रूप में क्लेम किया जा सकता है, इसलिए असरदार टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। Q11 इंपोर्टेड सामान की ड्यूटी रेट और टैरिफ वैल्यू तय करने की जरूरी तारीख कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत तय की जाती है? सही उत्तर धारा 15। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक तिथि प्रदान करती है। इंपोर्टेड सामान के लिए अगर घर पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख। अगर वेयरहाउस में है, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख। अगर वेयरहाउस से क्लियर किया गया है, असल में हटाने की तारीख। सेक्शन 25 छूट से जुड़ा है, जरूरी तारीख से नहीं। Q12 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के संबंध में एक्सचेंज रेट इस प्रकार लिया जाता है। सही जवाब वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति की तारीख को दर। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के अनुसार वेयरहाउस में रखे सामान के लिए ड्यूटी की दर सेक्शन 15 के अनुसार तय की जाती है। हालांकि एक्सचेंज रेट वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख के हिसाब से तय किया जाता है, एक्सबॉन्ड क्लियरेंस की तारीख नहीं। Q13 कौन सा प्रोविजन कहता है कि इंपोर्टेड सामान की कीमत सही और सच्चाई से बताई जानी चाहिए? सही उत्तर आयात मूल्यांकन नियम 2007 का नियम 11। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007 का नियम 11। इंपोर्टर को डिक्लेरेशन देना होगा, सही, पूरी और सटीक होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। सेक्शन 14 वैल्यूएशन प्रिंसिपल को बताता है, लेकिन डिक्लेरेशन की जरूरत रूल 11 के तहत है। प्रश्न 14 नए न्यूमेटिक रबर टायर को किस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर अध्याय 40। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ के चैप्टर 40 में ये शामिल है। रबर और उससे बनी चीजें। हेडिंग 4011 खास तौर पर रबर के नए न्यूमेटिक टायरों को कवर करती है। अध्याय 59 संसेचित वस्त्रों से संबंधित है, टायरों से नहीं। Q15 सेक्शन 68 के तहत एक्सबॉन्डेड सामान के मामले में सेक्शन 15 के तहत ड्यूटी की दर और टैरिफ वैल्यू तय करने की जरूरी तारीख क्या है? सही जवाब धारा 68 के तहत एंट्री बिल पेश करने की तारीख। स्पष्टीकरण जब सामान को वेयरहाउस में रखा जाता है और बाद में सेक्शन 68 के तहत क्लियर किया जाता है,
ड्यूटी रेट के लिए जरूरी तारीख एक्सबॉन बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख है। यह विशेष रूप से धारा 15(1)(b) के तहत प्रदान किया गया है। यह असेसमेंट की तारीख या आउटचार्ज नहीं है। Q16 एक बार प्रोविजन ड्यूटी का पेमेंट हो जाने के बाद वो वापस नहीं होती, भले ही जांच में कोई चोट न दिखे। क्या यह सही है? सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण सेफगार्ड बटा एंटी डंपिंग प्रोविजन के तहत अगर प्रोविजनल ड्यूटी ली जाती है और आखिरी नतीजों से यह नतीजा निकला कि घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रोविजन ड्यूटी वापस करनी होगी। कानूनी आधार एंटी डंपिंग नियम 1995 का नियम 21(3), सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(a) एंटी डंपिंग के लिए। इसलिए अगर फाइनल फाइंडिंग्स इसे सही नहीं ठहराती है तो प्रोविजनल ड्यूटी वापस कर दी जाएगी। Q17 इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट किए गए सामान पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD लगाने का कानूनी अधिकार क्या है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है। इसमें यह प्रावधान है कि भारत में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत बताई गई दरों पर। सेक्शन 11 रोक से जुड़ा है, लेवी से नहीं। Q18 कस्टोडियन की कस्टडी के दौरान चुराए गए इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी किससे मांगी जा सकती है? सही उत्तर कस्टोडियन। स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 13 माल की चोरी, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 3 अगर क्लियरेंस से पहले कस्टोडियन की कस्टडी में सामान चोरी हो जाता है, कस्टोडियन जिम्मेदार है। ड्यूटी कस्टोडियन से वसूली जा सकती है। अगर क्लियरेंस से पहले चोरी होती है तो इंपोर्टर जिम्मेदार नहीं होगा। Q19 होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री माल पहले ही आ चुका है में कस्टम ड्यूटी चार्ज करने की जरूरी तारीख है। सही उत्तर बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तिथि। स्पष्टीकरण ए के अनुसार अगर सामान पहले ही आ चुका है, ड्यूटी रेट के लिए जरूरी तारीख घरेलू इस्तेमाल के लिए बिल ऑफ एंट्री जमा करने की तारीख है, आने की तारीख या क्लियरेंस नहीं। Q20 क्या उन ड्यूरेबल कंटेनर पर कस्टम ड्यूटी दी जाती है जिनमें सामान इंपोर्ट किया जाता है? सही जवाब नहीं, बशर्ते कंटेनर को 6 महीने या बढ़ाए गए समय में फिर से एक्सपोर्ट किया जाए और शिपिंग एजेंट इंपोर्टर द्वारा एक बॉन्ड बनाया जाए। स्पष्टीकरण संबंधित छूट प्रावधानों के अनुसार ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले टिकाऊ कंटेनर ड्यूटी से मुक्त है अगर 6 महीने के अंदर दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है और री एक्सपोर्ट के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है तो ड्यूटी देनी होगी। Q21 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 18 के तहत प्रोविजनली असेस्ड सामान पर ड्यूटी का पेमेंट प्रोटेस्ट के तहत किया जा सकता है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण धारा 18 अनंतिम मूल्यांकन से संबंधित है। जब सामान का प्रोविजनली असेसमेंट किया जाता है तो ड्यूटी का पेमेंट फाइनल असेसमेंट के आधार पर किया जाता है। चूंकि देनदारी अंतिम नहीं है, इसलिए विरोध के तहत भुगतान की आवश्यकता नहीं है। प्रोटेस्ट तब लागू होता है जब ड्यूटी का आखिर में असेसमेंट हो जाता है, लेकिन उस पर विवाद होता है। प्रश्न 22 एंटी डंपिंग शुल्क की दर से लगाया जाता है। सही जवाब डंपिंग के मार्जिन के बराबर। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 9 के तहत डंपिंग का मुकाबला करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। डंपिंग के मार्जिन के बराबर है। डंपिंग का मार्जिन सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, ये 10% जैसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। प्रश्न 23 कोयला को किस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर अध्याय 27। स्पष्टीकरण चैप्टर 27 में शामिल है खनिज ईंधन, खनिज तेल, बिटुमिनस पदार्थ। कोयला खास तौर पर हेडिंग 2701 के तहत आता है।
Q24 इंपोर्टेड सामान पर इंटीग्रेटेड टैक्स IGST तय करने वाले कानून का प्रावधान। सही उत्तर IGST अधिनियम की धारा 5(1) का प्रावधान। स्पष्टीकरण IGST अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधान में कहा गया है इंपोर्टेड सामान पर IGST लगाया और इकट्ठा किया जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार कस्टम ड्यूटी लगाते समय, इसलिए इंपोर्ट पर IGST कस्टम ड्यूटी के तौर पर इकट्ठा किया जाता है। Q25 इंपोर्टेड सामान के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा जरूरी नहीं है? सही उत्तर विदेश व्यापार नीति। स्पष्टीकरण क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी सोर्स यह है सीमा शुल्क अधिनियम, अनुभाग नोट्स, अध्याय नोट्स, व्याख्या के लिए सामान्य नियम GRI, HSN व्याख्यात्मक नोट्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाइसेंसिंग और ट्रेड रेगुलेशन से जुड़ी है, टैरिफ क्लासिफिकेशन से नहीं। Q26 इनमें से कौन सा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है? सही उत्तर सामाजिक कल्याण अधिभार। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत ये ड्यूटी लगाई जाती है। मूल सीमा शुल्क BCD, अतिरिक्त शुल्क धारा 3 के तहत IGST, प्रतिपूरक शुल्क CVD, सुरक्षा कर्तव्य एंटी डंपिंग शुल्क। लेकिन सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत लगाया जाता है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत नहीं। Q27 रूल्स ऑफ ऑरिजिन और कस्टम्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत रूल्स ऑफ ऑरिजिन का एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2020 के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा नियम लागू होगा? सही उत्तर मूल नियमों के प्रावधान लागू होंगे। स्पष्टीकरण कैरोटार नियम 2020 प्रकृति में प्रक्रियात्मक है। अगर कोई झगड़ा हो तो संबंधित ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऑरिजिन के मुख्य नियम लागू होंगे। ट्रेड एग्रीमेंट के नियमों का ओवरराइडिंग असर होता है। Q28 चॉकलेट को कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के पहले शेड्यूल के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया गया है? सही उत्तर अध्याय 18। स्पष्टीकरण चैप्टर 18 में शामिल है कोको और कोको से बनी चीजें। हेडिंग 1806 में चॉकलेट और कोको वाली दूसरी खाने की चीजें शामिल हैं। चैप्टर 17 में चीनी के बारे में बताया गया है, चॉकलेट के बारे में नहीं। Q29 उस आइटम का नाम बताएं जिस पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन IGST एक्ट के सेक्शन 5(2) के तहत तारीख की सिफारिश अभी बाकी है। सही उत्तर हाई स्पीड डीजल। स्पष्टीकरण IGST अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार IGST इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लागू होता है। पेट्रोलियम कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल HSD, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन। हालांकि लेवी GST काउंसिल की सिफारिश पर सरकार द्वारा बताई गई तारीख से लागू होगी। अभी ये GST से बाहर है। Q30 GST सिस्टम में DTA में सामान के क्लियरेंस पर BCD के बराबर अमाउंट के पेमेंट के अलावा GST भी लगेगा। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण जब सामान यहां से क्लियर किया जाता है, सेस से DTA या EOU से DTA, इस ट्रांजैक्शन को भारत में इंपोर्ट माना जाता है, इसलिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD के बराबर रकम देनी होगी। GST कानून के तहत IGST भी देना होता है, इसलिए BCD के बराबर के अलावा GST भी लगता है। Q31 सेक्शन 28A के तहत ब्याज किस तारीख से देना होगा? सही जवाब जिस महीने में ड्यूटी का पेमेंट किया जाना था उसके बाद आने वाले महीने का पहला दिन। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 28A ये बताता है कि जब ड्यूटी नहीं दी जाती या कम दी जाती है, ब्याज देय है जिस महीने में ड्यूटी का पेमेंट किया जाना था
उसके बाद आने वाले महीने के पहले दिन से असली पेमेंट की तारीख तक। ये असल पेमेंट या तय तारीख से नहीं है। Q32 अगर सही अधिकारी सामान का केमिकल या दूसरा टेस्ट करना सही समझता है तो सेक्शन 18 के तहत प्रोविजनल असेसमेंट का सहारा लिया जा सकता है। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट की इजाजत देता है जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर जरूरी जानकारी नहीं दे पाता है या जब सामान को केमिकल या दूसरी टेस्टिंग की जरूरत होती है या जब और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रोविजनल असेसमेंट की अनुमति है। Q33 आयातकों का मार्गदर्शन करने के लिए कैरोटार 2020 का उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके माध्यम से माल उत्पत्ति तक पहुंचा है। सही जवाब फॉर्म 1। स्पष्टीकरण, कैरोटार 2020 के तहत फॉर्म 1 में ओरिजिन क्राइटेरिया तय करने के लिए डिटेल्स है। ये इंपोर्टर्स को इन चीजों के बारे में गाइड करता है। मूल मानदंड, मूल्य संवर्धन, टैरिफ शीर्षक में परिवर्तन, विनिर्माण प्रक्रिया। इस तरह फॉर्म 1 इस बात पर फोकस करता है कि सामान ओरिजिन तक कैसे पहुंचा। प्रश्न 34 पग का तात्पर्य है। सही उत्तर पोर्ट असेसमेंट ग्रुप। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क प्रशासन में पग पोर्ट असेसमेंट ग्रुप पोर्ट पर असेसमेंट के कामों के लिए जिम्मेदार फेसलेस असेसमेंट ग्रुप्स फैग के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। Q35 मोटर कारों को किस हेडिंग के तहत क्लासिफाई किया जाता है? सही उत्तर 8703। स्पष्टीकरण, चैप्टर 87 में गाड़ियां शामिल है। हेडिंग 8703 में शामिल है। मोटर कार दूसरे मोटर व्हीकल जो खास तौर पर लोगों को लाने ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 8704 में मालवाहक गाड़ियां शामिल हैं, पैसेंजर कारें नहीं। प्रश्न 36 धारा 14 के तहत वस्तुओं का मूल्यांकन किस संदर्भ में है? सही उत्तर कोई भी बिक्री। स्पष्टीकरण, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 14 में कहा गया है ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, अर्थात माल के लिए वास्तव में चुकाई गई या देय कीमत जब भारत को एक्सपोर्ट के लिए बेचा जाता है। यह वैल्यूएशन को खास तौर पर होलसेल या रिटेल सेल तक सीमित नहीं करता है, इसलिए यह भारत को एक्सपोर्ट के लिए किसी भी सेल को बताता है। Q37 इंपोर्ट पोर्ट पर वैल्यूएशन के लिए लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्ज के तौर पर क्या जोड़ा जाता है? सही उत्तर कोई भी विकल्प नहीं। स्पष्टीकरण, पहले CIF वैल्यू पर 1% लोडिंग अनलोडिंग चार्ज जोड़ा जाता था। हालांकि 2007 में संशोधन के बाद लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्ज CIF वैल्यू में शामिल है। अब अलग से 1% जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। Q38 पूछताछ टेस्ट के नतीजे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 2018 रेगुलेशंस के तहत प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने की टाइम लिमिट क्या है? सही उत्तर 2 महीने। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के अनुसार प्रोविजनल असेसमेंट 2 महीने के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स टेस्ट रिपोर्ट मिलने की तारीख से खास हालात में एक्सटेंशन दिया जा सकता है। Q39 डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा एंटी डंपिंग जांच पूरी करने की टाइम लिमिट क्या है? सही उत्तर 1 वर्ष। स्पष्टीकरण, एंटी डंपिंग नियमों के तहत जांच आमतौर पर 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। खास मामलों में इसे 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। Q40 ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट को टेम्पररी तौर पर कब सस्पेंड किया जा सकता है? सही जवाब ऊपर बताई गई ए स्थिति में इंपोर्टर अधिकारी द्वारा पूछी गई अतिरिक्त जानकारी देने में नाकाम रहता है। स्पष्टीकरण, कैरोटार 2020 के तहत अगर सही अधिकारी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से संतुष्ट नहीं है, वो और जानकारी मांग सकता है। अगर इंपोर्टर जरूरी जानकारी नहीं दे पाता है
प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। Q41 डंपिंग मार्जिन एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल वैल्यू के बीच का अंतर है। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन 9 के तहत डंपिंग मार्जिन सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य। अगर एक्सपोर्ट प्राइस नॉर्मल वैल्यू से कम है तो डंपिंग होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग के मार्जिन के बराबर लगाई जाती है, इसलिए यह कथन सही है। प्रश्न 42 कैरोटार 2020 के नियम 6(5) के तहत मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के सभी अनुरोध द्वारा नामित नोडल कार्यालय के माध्यम से किए जाएंगे। सही उत्तर बोर्ड। स्पष्टीकरण कैरोटार 2020 के तहत वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को नोडल ऑफिस के जरिए भेजा जाना चाहिए। नोडल ऑफिस बोर्ड CBIC द्वारा बनाया जाता है। कोई भी अधिकारी सीधे विदेशी अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सकता। Q43 जब जब्त किया गया सामान कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है तो बैंक गारंटी बटा सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या शामिल करना जरूरी नहीं है। सही उत्तर स्टोरेज शुल्क। स्पष्टीकरण कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 110 के तहत जब सामान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है तो सिक्योरिटी में ये चीजें शामिल हो सकती हैं। कर्तव्य दायित्व, जब्ती के बदले जुर्माना, संभावित दंड। लेकिन स्टोरेज चार्ज BG सिक्योरिटी जरूरत का हिस्सा नहीं है। ये कस्टोडियन को अलग से देने होते हैं। प्रश्न 44 CGST अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत केंद्रीय कर की अधिकतम दर क्या है। सही उत्तर 20%। स्पष्टीकरण CGST अधिनियम की धारा 9(1) में प्रावधान है 20% से ज्यादा नहीं होगा। बताई गई असल दरें कम है, जैसे 9% CGST को 9% SGST के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार कानूनी अधिकतम सीमा 20% है। Q45 कथन संबंधित विक्रेताओं से सैंपल और प्रोटोटाइप के इंपोर्ट से जुड़े मामलों को स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच द्वारा पूछताछ के लिए नहीं लिया जाएगा। सही उत्तर बिना किसी शर्त के सत्य। स्पष्टीकरण CBIC गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित पक्षों से नमूनों और प्रोटोटाइप का आयात आमतौर पर स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच SVB द्वारा नहीं लिया जाता है। दिए गए ट्रांजैक्शन वैल्यू के नियम आमतौर पर लागू होते हैं। आतक कथन सत्य है। प्रश्न 46 अधिमान्य टैरिफ उपचार का अर्थ है भारत में आयातित वस्तुओं पर शुल्क की अधिमान्य दर की अनुमति देना। सही उत्तर एक व्यापार समझौता। स्पष्टीकरण प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट दिया जाता है मुक्त व्यापार समझौते FTA बटा तरजीही व्यापार समझौते PTA के तहत उत्पत्ति के नियमों के आधार पर। अगर सामान उस एग्रीमेंट के तहत ओरिजिनल सामान के तौर पर क्वालिफाई करता है, ये एडवांस ऑथराइजेशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से संबंधित नहीं है। Q47 असेसमेंट के बाद अगर ड्यूटी के पेमेंट में देरी होती है तो लागू इंटरेस्ट रेट क्या है। सही उत्तर 15%। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28A के साथ धारा 2 के तहत अगर इंपोर्टर असेसमेंट के बाद तय समय के अंदर ड्यूटी नहीं चुका पाता है, ब्याज देय है। अभी नोटिफाइड रेट 15% सालाना है। प्रश्न 48 आयातित वस्तुओं के संबंध में धारा 14 के तहत मूल्य है। सही उत्तर CIF। स्पष्टीकरण धारा 14 और मूल्यांकन नियमों के तहत इंपोर्टेड सामान की असेसेबल वैल्यू में आमतौर पर ये शामिल होते हैं माल की लागत, FOB, बीमा, परिवहन। इस तरह वैल्यू CIF बेसिस पर तय की जाती है। अगर लागू हो तो एडजस्टमेंट भी शामिल है। Q49 ट्रांसशिपमेंट प्रोसीजर के तहत इंपोर्ट किए गए सामान पर ड्यूटी किस पॉइंट पर ली जाती है। सही जवाब एंट्री बिल कहां फाइल करना है। स्पष्टीकरण ट्रांसशिपमेंट के तहत सामान को पोर्ट ऑफ अराइवल से दूसरे कस्टम स्टेशन पर ले जाया जाता है। पोर्ट ऑफ अराइवल पर ड्यूटी नहीं दी जाती है।
ड्यूटी कस्टम स्टेशन पर ली जाती है, जहां घर के इस्तेमाल के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है। Q50। क्या सिंगापुर में बने सामान को मलेशिया में बने उसी मॉडल के सामान जैसा माना जा सकता है? सही उत्तर नहीं, निर्माता देश एक ही होना चाहिए। स्पष्टीकरण। कस्टम्स वैल्यूएशन नियमों के तहत एक जैसे सामान में यह होना चाहिए, हर तरह से एक जैसा बनो, शारीरिक विशेषताओं सहित, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा, और खास बात यह है कि यह उसी देश में बनाया गया है, क्योंकि एक सिंगापुर में और दूसरा मलेशिया में बनता है, इसलिए उन्हें एक जैसा सामान नहीं माना जा सकता। Q51। अगर रीअसेसमेंट मंजूर नहीं है और इंपोर्टर लिखकर कंफर्म करता है, तो सेक्शन 17(5) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर दिनों के अंदर पास किया जाना चाहिए। सही उत्तर 15 दिन। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17(5) के तहत अगर रीअसेसमेंट किया जाता है और इंपोर्टर एक्सपोर्टर इसे स्वीकार नहीं करता, सही अधिकारी को रीअसेसमेंट की तारीख से 15 दिनों के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा, 30 दिन नहीं। Q52। कैरोटार 2020 के तहत इंपोर्टर को BE फाइल करने की तारीख से कम साल तक ऑरिजिन से जुड़ी जानकारी रखनी होगी। सही उत्तर 5 वर्ष। स्पष्टीकरण। कैरोटार 2020 के अनुसार प्रेफरेंशियल टैरिफ का दावा करने वाले इंपोर्टर को ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। मूल दस्तावेज, समर्थन कर रहे प्रमाण, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख से 5 साल के लिए। Q53। वस्तुओं के संबंध में बाजार मूल्य का अर्थ है भारत में व्यापार के सामान्य क्रम में थोक मूल्य। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण। मार्केट प्राइस का मतलब आम तौर पर यह होता है थोक मूल्य सामान्य व्यापार के दौरान, वैल्यूएशन के समय और जगह पर। यह कॉन्सेप्ट जब्ती और रिडेम्पशन फाइन के मामलों में काम का है। Q54। कौन सा सेक्शन कस्टम ऑफिसर को वैल्यू तय करने के लिए सैंपल लेने का अधिकार देता है? सही उत्तर धारा 144। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 144 सही अधिकारी को अधिकार देता है सामान के सैंपल लेने के लिए, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, टेस्टिंग जैसे कामों के लिए। सेक्शन 14 वैल्यूएशन प्रिंसिपल से जुड़ा है, सैंपलिंग पावर से नहीं। Q55। अगर फाइनल ड्यूटी चुकाई गई प्रोविजन ड्यूटी से ज्यादा है तो सेक्शन के तहत ब्याज देना होगा। सही उत्तर धारा 28A। स्पष्टीकरण। धारा 18 अनंतिम मूल्यांकन के तहत अगर फाइनल असेसमेंट में पेमेंट कम दिखता है, ब्याज देय है धारा 28A के तहत निर्दिष्ट दर पर। प्रोविजनल असेसमेंट के महीने के बाद वाले महीने के पहले दिन से पेमेंट तक। प्रश्न 56। सीमा शुल्क में स्वमूल्यांकन वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब 2011। स्पष्टीकरण। कस्टम्स में सेल्फ असेसमेंट की शुरुआत इन तरीकों से की गई। वित्त अधिनियम 2011, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17 में संशोधन। पहले असेसमेंट कस्टम ऑफिसर करते थे। 2011 के बाद इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपने बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल का खुद असेसमेंट करते हैं। Q57। कैरोटार 2020 के अनुसार हर बिल ऑफ एंट्री के लिए एक्सपोर्टर से पूछताछ दोबारा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई बदलाव न हो। सही उत्तर एक ही निर्यातक से समान माल के मामले में। स्पष्टीकरण। कैरोटार 2020 के तहत अगर सामान एक जैसा है उसी एक्सपोर्टर से और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हर बिल ऑफ एंट्री के लिए नई जांच की जरूरत नहीं है। अगर एक्सपोर्टर बदलता है तो दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। प्रश्न 58। जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्य के अंदर सप्लाई पर लगने वाले टैक्स। सही उत्तर एसजीएसटी और सीजीएसटी। स्पष्टीकरण। राज्य के अंदर सप्लाई के लिए सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है।
आईजीएसटी सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई पर लागू होता है। प्रश्न 59। तरजीही टैरिफ उपचार के अस्थायी निलंबन पर उचित अधिकारी। सही जवाब, सामान की शुरुआत का पता लगाने के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी से खास जानकारी मांगे। स्पष्टीकरण, कैरोटार नियम 6 के तहत अगर ऑफिसर को ओरिजिन के बारे में शक हो, खास ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ऑफिसर तय नोडल ऑफिस के जरिए जारी करने वाली अथॉरिटी से वेरिफिकेशन मांग सकता है। तुरंत इनकार या एससीएन पहला कदम नहीं है। प्रश्न 60। नहावा में आयातित सामान शेवा से आईसीडी तुगलकाबाद ले जाया गया। नहावा से माल ढुलाई होनी चाहिए। क्या शेवा को आईसीडी में असेसिबल वैल्यू में जोड़ा जाएगा? सही उत्तर नहीं। स्पष्टीकरण, कस्टम्स वैल्यूएशन नियमों के तहत असेसिबल वैल्यू में फ्रेट शामिल है। इंपोर्ट की जगह भारतीय पोर्ट तक, इंपोर्ट के बाद लगने वाला भाड़ा पोर्ट से आईसीडी तक इंपोर्ट के बाद का खर्च है और इसे असेसिबल वैल्यू में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न 61। वर्तमान में निम्नलिखित में से क्या आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं है? सही जवाब, लैंडिंग चार्ज। स्पष्टीकरण, धारा 14 और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के तहत असेसेबल वैल्यू में शामिल इंपोर्ट की जगह तक ट्रांसपोर्ट का खर्च, आयात स्थान तक बीमा, परिवहन पहले 1% लैंडिंग चार्ज नोशन बेसिस पर जोड़े जाते थे। अब लैंडिंग चार्ज को ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल माना जाता है और कोई अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए लैंडिंग शुल्क अलग से जोड़ा गया अब शामिल नहीं है। क्यू 62 सेक्शन में यह प्रावधान है कि कस्टोडियन की कस्टडी के दौरान चुराए गए सामान पर कोई ड्यूटी नहीं मांगी जाएगी जब तक कि उसे इंपोर्टर को वापस न कर दिया जाए। सही उत्तर धारा 13। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 13 अगर इंपोर्टेड सामान अनलोडिंग के बाद लेकिन क्लियरेंस से पहले चोरी हो जाता है, इंपोर्टर ड्यूटी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है जब तक कि सामान उसे वापस नहीं कर दिया जाता। प्रश्न 63। वस्तुओं के आयात पर सामाजिक कल्याण अधिभार SWS की दर। सही उत्तर बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। स्पष्टीकरण, सामाजिक कल्याण अधिभार वित्त अधिनियम 2018 के तहत लगाया गया। दर बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD का 10%, असेसिबल वैल्यू का 10% नहीं। क्यू 64 कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना रेगुलेशन 2018 के तहत डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए दिया गया समय बिना एक्सटेंशन के। सही जवाब 1 महीना। स्पष्टीकरण, 2018 रेगुलेशन के तहत इंपोर्टर को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जानकारी जमा करनी होगी। 1 महीने के भीतर प्रोविजनल असेसमेंट की तारीख से रिक्वेस्ट करने पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। क्यू 65 अगर सामान उतारने के बाद लेकिन क्लियरेंस से पहले चोरी हो जाए तो कस्टम ड्यूटी कौन देगा? सही उत्तर कस्टोडियन। स्पष्टीकरण, धारा 13 और 45(3) के तहत सामान अप्रूव्ड कस्टोडियन की कस्टडी में है अगर क्लियरेंस से पहले चोरी हो जाती है। कस्टोडियन जिम्मेदार है। ड्यूटी कस्टोडियन से वसूली जा सकती है। ऐसे मामले में इंपोर्टर जिम्मेदार नहीं है। क्यू 66 अगर कोई इंपोर्टर संबंधित सप्लायर केस SVB पूछताछ के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? सही उत्तर घोषित मूल्यांकन मूल्य के 5% की दर से सुरक्षा जमा आयुक्त द्वारा अगले 3 महीनों से अधिक अवधि के लिए लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच SVB को भेजे गए मामलों में अगर इंपोर्टर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करता है, कमिश्नर एक्स्ट्रा ड्यूटी डिपॉजिट EDD बटा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दे सकता है, घोषित असेसेबल वैल्यू का 5% तक, एक तय समय के लिए, जैसे 3 महीने तक। क्यू 67 सेक्शन 9 के तहत सब्सिडी वाली चीजों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD
लगने की तारीख से के बाद खत्म हो जाती है। सही उत्तर 5 वर्ष। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 के तहत 5 साल तक लागू रहती है, जब तक पहले रद्द न कर दिया जाए। रिव्यू और एक्सटेंशन के अधीन यही सामान्य नियम एंटी डंपिंग ड्यूटी पर भी लागू होता है। Q68 सेक्शन 50 कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 16 के तहत एक्सपोर्ट के लिए भेजे गए सामान के लिए ड्यूटी रेट और टैरिफ वैल्यू तय करने की सही तारीख। सही जवाब लियो सेक्शन 51 के तहत दिया गया है। स्पष्टीकरण। एक्सपोर्ट सामान के लिए कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 16 के अनुसार लागू ड्यूटी रेट व रेट है जो इन पर लागू है वो तिथि जब धारा 51 के अंतर्गत लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो दिया जाता है, शिपिंग बिल पेश करने की तारीख नहीं। Q69 वैल्यू जहां ड्यूटी वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर लगाई जाती है, उसे किन प्रोविजन के तहत तय किया जाता है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14(1) और 14(2). स्पष्टीकरण। मूल्यानुसार शुल्क मूल्य का प्रतिशत। धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्य कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स के साथ पढ़ें। सेक्शन 15 संबंधित तारीख से संबंधित है, वैल्यूएशन सिद्धांत से नहीं। Q70 एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के लिए ड्यूटी रेट और एक्सचेंज रेट वेयरहाउसिंग BE के समान ही है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। वेयरहाउस में रखे सामान के लिए ड्यूटी की दर एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 15 की तारीख के हिसाब से तय की जाती है। एक्सचेंज रेट वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री की तारीख के हिसाब से तय किया जाता है, इसलिए वे एक जैसे नहीं हैं। Q71 ड्यूटी में कमी के असेसमेंट के मामले में रेशियो प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण। अनुपात का सिद्धांत शुल्क में कमी के मामलों में लागू होता है जब सामान क्लियरेंस से पहले खराब हो जाता है, ड्यूटी उसी अनुपात में कम हो जाती है सामान की कम कीमत के आधार पर। इसलिए यह कहना कि यह लागू नहीं है गलत है। Q72 अगर शुरुआती 5 साल खत्म होने से पहले रिव्यू प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? सही उत्तर 12 महीने से अधिक नहीं। स्पष्टीकरण। एंटी डंपिंग नियमों के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी आमतौर पर 5 साल के लिए वैलिड होती है अगर एक्सपायरी से पहले सनसेट रिव्यू शुरू किया जाता है। रिव्यू का नतीजा आने तक ड्यूटी 12 महीने से ज्यादा समय तक जारी रह सकती है। नए टैक्स को मैनेज करने, इकट्ठा करने, छूट देने, रिफंड करने और मांगने के लिए कानूनी ढांचा। सही उत्तर धारा 3(8). स्पष्टीकरण। कस्टम्स टैरिफ एक्ट का सेक्शन 3 एडिशनल ड्यूटी IGST कंपनसेशन सेस लगाने से जुड़ा है। उपधारा 8 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। लेवी, कलेक्शन, छूट, रिफंड, ब्याज, पेनल्टी वगैरह के लिए मैकेनिज्म। इन ड्यूटीज पर कस्टम्स एक्ट के नियम लागू होते हैं। Q74 असली माल और इंश्योरेंस न होने पर असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉप का परसेंटेज लिया जाता है। सही उत्तर माल ढुलाई 20%, बीमा 1.125%। स्पष्टीकरण। कस्टम्स वैल्यूएशन नियमों के अनुसार अगर असली भाड़ा उपलब्ध नहीं है, भाड़ा फॉब मूल्य का 20%। अगर इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है, इंश्योरेंस फॉब वैल्यू का 1.125%। यह स्टैंडर्ड नोशनल एडिशन है। Q75 वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिफाई नहीं की गई करेंसी के लिए एक्सचेंज रेट सर्टिफिकेट कहां से लेना होगा? सही उत्तर बैंक। स्पष्टीकरण। अगर CBIC ने करेंसी रेट नोटिफाई नहीं किया है, इंपोर्टर को एक्सचेंज रेट सर्टिफिकेट लेना होगा। बैंक से बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख पर लागू। Q76 सेक्शन 46 के तहत फाइल किए गए होम कंजम्पशन BE के लिए जहां गाड़ी एयरक्राफ्ट अभी तक लैंड कस्टम स्टेशन पर नहीं पहुंचा है, ड्यूटी चार्ज करने की सही तारीख क्या है? सही उत्तर वाहन के आगमन की तिथि। स्पष्टीकरण।
सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15(1) के तहत अगर सामान आने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है, ड्यूटी रेट के लिए जरूरी तारीख गाड़ी एयरक्राफ्ट के आने की तारीख है, बीई फाइल करने की तारीख नहीं। प्रश्न 77। सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत मूल के नियमों का प्रशासन नियम कब बनाए गए थे? सही जवाब 2020। स्पष्टीकरण एफटीए के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन के वेरिफिकेशन को मजबूत करने के लिए 2020 में कैरोटा रूल्स नोटिफाई किए गए थे। Q78 अगर डेफिनेटिव ड्यूटी का फाइनल तय रेट तय प्रोविजन रेट से कम है तो क्या ज्यादा पेमेंट किया गया अमाउंट वापस किया जाएगा? सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण एंटी डंपिंग बटा काउंटरवेलिंग ड्यूटी प्रावधानों के तहत अगर प्रोविजन ड्यूटी फाइनल ड्यूटी से ज्यादा है, ज्यादा जमा किया गया पैसा वापस करना होगा। Q79 सब्सिडी वाली चीजों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के सेक्शन के तहत लगाई जाती है। सही उत्तर धारा 9। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगाने का प्रावधान भारत में इंपोर्ट होने वाली सब्सिडी वाली चीजों पर सेक्शन 9 एंटी डंपिंग ड्यूटी से संबंधित है। प्रश्न 80। कौन सा संशोधन प्रमुख नहीं है? सही जवाब इंपोर्टर का पता बदलना। स्पष्टीकरण बड़े बदलावों में आमतौर पर यह शामिल है आयातक के नाम में परिवर्तन, वस्तु विवरण में परिवर्तन, आईजीए में अतिरिक्त लाइन आइटम जोड़ना। छोटे मोटे बदलावों में शामिल है आयातक के पते में सुधार। Q81 प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करने पर अगर इंपोर्टर को एडिशनल ड्यूटी देनी पड़ती है तो क्या इंटरेस्ट देना होगा? सही जवाब हां, जिस महीने में ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया जाता है उसके पहले दिन से लेकर उसके पेमेंट की तारीख तक। स्पष्टीकरण धारा 18 के साथ धारा 28 पढ़े। अगर फाइनल असेसमेंट में पेमेंट कम होता है, ब्याज देय है जिस महीने में ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था उसके पहले दिन से डिफरेंशियल ड्यूटी के पेमेंट की तारीख तक। प्रश्न 82। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब सही उत्तर निर्यातक देश में वस्तुओं के सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को माल निर्यात किया जाता है। स्पष्टीकरण डंपिंग तब होती है जब एक्सपोर्ट प्राइस नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट करने वाले देश में डोमेस्टिक प्राइस घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इस गलत कीमत को बेअसर कर देती है। Q83 विकासशील देश से आने वाले सामान पर कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी अगर इंपोर्ट में हिस्सा से ज्यादा ना हो। सही उत्तर 3%। स्पष्टीकरण सेफगार्ड ड्यूटी प्रोविजन के अनुसार अगर किसी विकासशील देश का इंपोर्ट हिस्सा कुल इंपोर्ट के 3% से ज्यादा नहीं है तो कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, बशर्ते ऐसे देशों का कुल हिस्सा 9% से ज्यादा न हो। प्रश्न 84। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 के तहत प्रतिपूरक शुल्क लगाने का अधिकार है। सही उत्तर केंद्र सरकार। स्पष्टीकरण धारा 9 में प्रावधान है केंद्र सरकार लगाती है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नतीजों के आधार पर। प्रश्न 85। सीटीए 1975 की धारा 9 के तहत जारी अधिसूचनाएं पहले रखी जानी चाहिए। सही उत्तर दोनों लोकसभा और राज्यसभा। स्पष्टीकरण संसदीय प्रक्रिया के अनुसार धारा 9A एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत जारी अधिसूचनाएं संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। Q86 वेयरहाउस में रखे सामान के मामले में घर के इस्तेमाल के लिए सामान क्लियर करने के लिए सेक्शन 68 के तहत एक्सबॉन बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख क्या है? सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत घरेलू इस्तेमाल के लिए वेयरहाउस में रखे सामान के लिए ड्यूटी की दर के लिए जरूरी तारीख सेक्शन
68 के तहत एक्सबान बिल ऑफ एंट्री पेश करने की तारीख है, इसलिए ये कथन सही है। Q87 सेक्शन 28 डा के तहत नोटिफाइड रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत इंपोर्टर को ड्यूटी की प्रेफरेंशियल रेट का दावा करना चाहिए। सही उत्तर एंट्री बिल दाखिल करते समय। स्पष्टीकरण कैरोटार और सेक्शन 28 डा के अनुसार इंपोर्टर को प्रेफरेंशियल टैरिफ बेनिफिट क्लेम करना होगा। बिल ऑफ एंट्री दाखिल करते समय सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जब तक खास तौर पर इजाजत न दी जाए, इसे पिछली तारीख से क्लेम नहीं किया जा सकता। प्रश्न 88 अधिमान्य टैरिफ उपचार का अर्थ है भारत में आयातित वस्तुओं पर शुल्क की अधिमान्य दर की अनुमति देना। सही उत्तर धारा 25(1) के तहत जारी एक व्यापार समझौता और अधिसूचना। स्पष्टीकरण प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट दिया जाता है एक मुक्त व्यापार समझौते FTA व्यापार समझौते के तहत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(1) के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से। दोनों शर्तें जरूरी है। प्रश्न 89 धारा 17(4) के तहत यदि उचित अधिकारी स्वमूल्यांकन को गलत पाता है तो वो आदेश दे सकता है। सही उत्तर पुनर्मूल्यांकन। स्पष्टीकरण धारा 17(4) के तहत अगर सेल्फ असेसमेंट गलत पाया जाता है, सही अधिकारी ड्यूटी का फिर से मूल्यांकन कर सकता है। अगर इंपोर्टर रीअसेसमेंट को स्वीकार नहीं करता है तो स्पीकिंग ऑर्डर दिया जा सकता है। Q90 पैसेंजर बैगेज पर 18% IGST और ड्यूटी फ्री अलाउंस से ज्यादा कीमत पर 38% BCD लगता है। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण पैसेंजर बैगेज पर आम तौर पर टैक्स लगता है एक फ्लैट रेट पर, जैसे 35% प्लस SWS। बैगेज नियमों के तहत नॉर्मल बैगेज रेट स्ट्रक्चर में IGST अलग से नहीं लगाया जाता है, इसलिए ये बात गलत है। Q91 सेकंड हैंड और यूज्ड लैपटॉप को कस्टम्स टैरिफ एक्ट के 1 सेंट शेड्यूल के किस चैप्टर के तहत क्लासिफाई किया गया है? सही उत्तर अध्याय 84। स्पष्टीकरण लैपटॉप इस कैटेगरी में आते हैं। शीर्षक 8471, चैप्टर 84 न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, उनके पार्ट्स। यूज्ड या सेकंड हैंड स्टेटस से क्लासिफिकेशन नहीं बदलता है। क्लासिफिकेशन सामान के नेचर पर आधारित होता है, कंडीशन पर नहीं। Q92 कैरोटार 2020 के नियम 4 के तहत इंपोर्टर को फॉर्म I से जुड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कम से कम साल तक रखने होंगे। सही उत्तर 5 वर्ष। स्पष्टीकरण कैरोटार 2020 के अनुसार इंपोर्टर को ओरिजिन से जुड़े रिकॉर्ड रखने होंगे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की तारीख से 5 साल के लिए, और सही अधिकारी के कहने पर उन्हें पेश करें। प्रश्न 93 जब अलग अलग ड्यूटी रेट वाली वस्तुओं को एक ही कीमत के साथ इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर लगने वाला ड्यूटी कितना होगा? सही उत्तर ऐसी दरों में सबसे अधिक। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ सिद्धांतों के तहत अगर अलग अलग रेट वाले अलग अलग सामान एक साथ इंपोर्ट किए जाते हैं और कीमत अलग से पता नहीं लगाई जा सकती, सबसे ज्यादा लागू रेट लागू होगा। इससे अंडर वैल्यूएशन और रेवेन्यू लॉस से बचाव होता है। Q94 ग्रुप को एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत सामान के असेसमेंट को संभालने के लिए बनाया गया था, जिसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है। सही उत्तर ग्रुप 7। स्पष्टीकरण कस्टम्स असेसमेंट स्ट्रक्चर में खास कैटेगरी के लिए खास ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप 7 इनसे जुड़े मामलों को देखता है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, आयात लाइसेंस, ड्यूटी में छूट के फायदे। Q95 प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड और अप्रेजिंग ग्रुप्स को फॉरवर्ड किए गए SVB के फाइंडिंग्स को क्या कहते हैं? सही जवाब जांच रिपोर्ट। स्पष्टीकरण SVB परीक्षा के बाद डिटेल्ड फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की जाती है। प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा मंजूर जांच रिपोर्ट के रूप में जारी किया गया, फिर असेसिंग अप्रेजिंग ग्रुप्स को फॉरवर्ड किया जाता है।
प्रश्न 96। किसी व्यापार समझौते के तहत शुल्क की तरजीही दर का दावा करने वाले किसी भी आयातक को। सही जवाब। ये घोषणा करें कि सामान ऐसे समझौते के तहत ड्यूटी की तरजीही दर के लिए मूल सामान के रूप में योग्य है। स्पष्टीकरण। सेक्शन 28 डा और कैरोटार के तहत इंपोर्टर को बीई फाइल करते समय एक घोषणा करनी होगी, ये बताते हुए कि सामान ओरिजिनल सामान के तौर पर क्वालिफाई करता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के आधार पर। हालांकि इंपोर्टर को ओरिजिन क्राइटेरिया की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर डिक्लेरेशन जरूरी है। प्रश्न 97। पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस रिक की दर। सही उत्तर 10 रुपये प्रति लीटर। स्पष्टीकरण। फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर रिक 10 रुपये प्रति लीटर है, एक खास ड्यूटी हिस्से के तौर पर लगाया जाता है। प्रश्न 98। पहले जांच मूल्यांकन में। सही जवाब। पहले सामान की जांच की जाती है और उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। स्पष्टीकरण। पहले चेक प्रोसेस में सामान की पहले फिजिकली जांच की जाती है, फिर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन को फाइनल किया जाता है, असेसमेंट बाद में पूरा किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन डाउटफुल हो। Q99। इंपोर्टेड सामान पर लागू एक्सचेंज रेट किसके द्वारा तय किया जाता है? सही उत्तर CBIC। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14(3) के तहत विनिमय दर CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाती है, कस्टम वैल्यूएशन के लिए RBI द्वारा नहीं। प्रश्न 100। घरेलू खपत के लिए एंट्री बिल के संबंध में शुल्क की दर इस प्रकार ली जाती है। सही जवाब। घरेलू खपत के लिए एंट्री बिल की प्रस्तुति के समय की दर या घर में एंट्री की तारीख, जो भी बाद में हो। स्पष्टीकरण। A के अनुसार संबंधित तारीख है, B प्रस्तुत करने की तिथि या जहाज विमान के अंदर प्रवेश की तिथि, जो भी बाद में है। Q101। अभी सामान के इंपोर्ट के लिए कौन से वैल्यूएशन नियम लागू है? सही उत्तर सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007। स्पष्टीकरण। 1988 के पुराने नियमों को बदल दिया गया है। अभी इंपोर्टेड सामान की वैल्यूएशन इन चीजों से तय होती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम 2007, ये WTO वैल्यूएशन एग्रीमेंट के सिद्धांतों का पालन करते हैं। प्रश्न 102। धारा 9(4) के तहत प्रतिपूरक शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है, लेकिन दिनों से अधिक नहीं। सही उत्तर 90 दिन। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9(4) के तहत CVD पिछली तारीख से लगाया जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख से 90 दिन से पहले नहीं। ये एंटी डंपिंग रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन जैसा ही है। प्रश्न 103। धारा 9(a) के तहत पूर्वव्यापी CVD तब लगाया जा सकता है जब। सही जवाब। ऐसी क्षति अपेक्षाकृत कम समय में सब्सिडी वाली वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात के कारण होती है। स्पष्टीकरण। रेट्रोस्पेक्टिव लेवी की अनुमति तब दी जाती है जब बड़े पैमाने पर सब्सिडी वाले आयात, कम अवधि में गंभीर चोट लगना जिसे ठीक करना मुश्किल हो, ये एक असाधारण शक्ति है। प्रश्न 104। कैरोटार 2020 के तहत अनंतिम मूल्यांकन के मामले में आयातक को बराबर सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी। सही उत्तर धारा 18 के तहत निर्धारित शुल्क और दावा किए गए अधिमान्य शुल्क के बीच शुल्क के अंतर के बराबर। स्पष्टीकरण। अगर प्रेफरेंशियल क्लेम वेरिफिकेशन में है, सामान का प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है। इंपोर्टर को डिफरेंशियल ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी देनी होगी, पूरी ड्यूटी नहीं, सामान की पूरी कीमत नहीं। प्रश्न 105। एग्जिम कार्गो का लेन देन मूल्य के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाता है।
सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 की उपधारा 1। स्पष्टीकरण कस्टम्स टैरिफ एक्ट सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन के मकसद के लिए वैल्यूएशन इन चीजों से तय होता है। धारा 14 1 लेन देन मूल्य आधार मूल्यांकन नियम 2007 के साथ पढ़ें। धारा 14 2 विनिमय दर से संबंधित है, लेन देन मूल्य से नहीं। Q 106 ग्रेट ब्रिटेन से इंपोर्ट टोटल ड्यूटी कैलकुलेशन दिया गया। FOB 1000 GBP विनिमय दर 70 रुपए, फ्रेट और इंश्योरेंस पता नहीं। BCD 10%, IGST 5%, सामाजिक कल्याण अधिभार SWS 10%। स्टेप 1 फॉब को INR में बदलें 1070 रुपए। स्टेप 2 फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़े, मामला पता नहीं है। वैल्यूएशन नियमों के अनुसार भाड़ा फॉब का 20%, 70,000 का 20% 14,000, इंश्योरेंस फॉब का 1.125%, 70,000 का 1.125 चरण 3 CIF मान 70,000 प्लस 14,000 प्लस 787.50 84,787 रुपए 50 पैसे। स्टेप 4 बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 84,787.50 का 10%, 8,478 रुपए 75 पैसे। स्टेप 5 सोशल वेलफेयर सरचार्ज BCD का 10%, 8,478.75 का 10%, 847 रुपए 88 पैसे। स्टेप 6 IGST के लिए वैल्यू CIF प्लस BCD प्लस SWS 84,787.50, 8,478.75, 847.88, 94,114 रुपए 13 पैसे। चरण 7 IGST 5%, 94,114.13 का 5%, 4,705 रुपए 71 पैसे। स्टेप 8 कुल देय ड्यूटी BCD 8,478.75, SWS 8,728 4,705.71, कुल 14,032 रुपए लगभग। सही जवाब 14,032 रुपए। Q 107 टेक्सटाइल लैब टेस्ट रिपोर्ट की वैलिडिटी सही उत्तर 6 महीने। स्पष्टीकरण यदि प्रिशिपमेंट सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, ऑथराइज्ड इंडियन लैब में टेस्टिंग की गई, 6 महीने के लिए वैध, सिर्फ एक ही इंपोर्टर सप्लायर स्पेसिफिकेशन के लिए। Q 108 शिपिंग बिल फाइल न होने पर सेक्शन 16 के तहत संबंधित तारीख सही उत्तर शुल्क के वास्तविक भुगतान की तिथि। स्पष्टीकरण जब शिपिंग बिल सेक्शन 50 के तहत फाइल नहीं किया जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए जरूरी तारीख ड्यूटी के असल पेमेंट की तारीख। प्रश्न 109 धारा 47 के तहत क्लियरेंस ऑर्डर के बाद ड्यूटी में छूट सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण सेक्शन 23 के तहत छूट सिर्फ घर पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने से पहले ही दी जाती है। एक बार सेक्शन 47 के तहत ऑर्डर पास हो जाने पर छूट नहीं मिलेगी। प्रश्न 110 अंतिम मूल्यांकन के बाद देय ब्याज सही जवाब उस महीने के पहले दिन से जिसमें ड्यूटी का प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था। स्पष्टीकरण धारा 18 और 28A के अनुसार अगर फाइनल असेसमेंट में पेमेंट कम होता है, ब्याज इस प्रकार है। महीने का पहला दिन जिसमें प्रोविजनल ड्यूटी लगाई गई, भुगतान की तारीख तक। Q 111 अगर इंपोर्टर के पास ओरिजिन से जुड़ी जानकारी नहीं है, कैरोटार 2020 सही उत्तर आयातक वस्तु का आयात कर सकते हैं, लेकिन जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा उन्हें सुविधा नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण कैरोटार 2020 के तहत किसी इंपोर्टर के पास प्रेफरेंशियल ड्यूटी क्लेम करने से पहले ओरिजिन से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके पास ये नहीं है,
इंपोर्ट मना नहीं है, लेकिन खास फायदा नहीं दिया जा सकता। शिपमेंट को आरएमएस सुविधा नहीं मिल सकती है और इसकी डिटेल जांच हो सकती है। प्रश्न 112, क्या सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी में अंतर वसूल सकती है अगर प्रोविजनल ड्यूटी फाइनल ड्यूटी से कम थी? सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण, एंटी डंपिंग नियमों के तहत अगर फाइनल ड्यूटी प्रोविजनल ड्यूटी है तो इंपोर्टर से पिछली तारीख से अंतर वसूल नहीं किया जा सकता। सिर्फ ज्यादा जमा किया गया पैसा ही वापस किया जा सकता है, कमी की भरपाई नहीं की जा सकती। Q 113 सेक्शन 2 कस्टम्स एक्ट के तहत कौन सा असेसमेंट का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर एफटीपी के तहत वस्तुओं का लाइसेंसिंग पहलू। स्पष्टीकरण, मूल्यांकन में शामिल है कर देयता का निर्धारण, वर्गीकरण, मूल्यांकन, शुल्क का परिमाणीकरण। लेकिन एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत लाइसेंसिंग का काम डीजीएफटी करता है। यह कस्टम्स असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। प्रश्न 114, क्या सेफगार्ड ड्यूटी को 4 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, शुरुआती सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल। इसे शर्तों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा तय समय तक बढ़ाया जा सकता है, आमतौर पर शुरुआती समय मिलाकर कुल 10 साल तक। प्रश्न 115, क्या केंद्र सरकार एंटी डंपिंग जांच की अवधि बढ़ा सकती है? सही उत्तर 9 महीने। स्पष्टीकरण, आमतौर पर जांच 12 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, तो कुल मैक्सिमम पीरियड 18 महीने। सवाल में एक्सटेंशन पीरियड सही दिखाने वाला ऑप्शन 9 महीने था, टेस्ट में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार। प्रश्न 116, शुल्क की तरजीही दर का अर्थ है के अनुसार ली जाने वाली दर। सही उत्तर धारा 25(1) के तहत जारी व्यापार समझौता और छूट आदेश। स्पष्टीकरण, प्रेफरेंशियल रेट तब लागू होता है जब एक व्यापार समझौता एफटीए पीटीए है, केंद्र सरकार ने धारा 25(1) के तहत छूट अधिसूचना जारी की। रियायती दर देने के लिए दोनों जरूरी है। Q 117 कस्टम्स वैल्यूएशन, एक्सपोर्ट गुड्स की कीमत तय करना नियम किस साल बनाए गए थे? सही उत्तर 2007। स्पष्टीकरण, अभी के एक्सपोर्ट वैल्यूएशन नियम ये हैं: कस्टम्स वैल्यूएशन, एक्सपोर्ट सामान की कीमत तय करना नियम 2007। इन्होंने पहले के नियमों की जगह ली है और एक्सपोर्ट वैल्यूएशन के नियमों को ठीक से जोड़ा है। प्रश्न 118, एआईडीसी कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य। सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार CIF। स्पष्टीकरण, धारा 14 के अंतर्गत निर्धारित कर योग्य मूल्य अर्थात CIF मूल्य पर की जाती है। इसे CIF प्लस BCD पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो बेस असेसेबल वैल्यू CIF। प्रश्न 119, सेफगार्ड ड्यूटी तब लगाई जा सकती है जब। सही उत्तर बढ़ी हुई मात्रा में आयात और ये घरेलू उद्योग के लिए खतरा है। स्पष्टीकरण, सेफगार्ड ड्यूटी तब लागू होती है जब आयात में अचानक वृद्धि हुई है, बढ़ी हुई मात्रा, घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान का खतरा। ये एंटी डंपिंग जो कम कीमत से संबंधित है से अलग है। Q 120 जीएसटी सिस्टम के तहत EPCG एडवांस लाइसेंस DFIA के तहत कस्टम ड्यूटी में छूट है, लेकिन IGST और कंपनसेशन सेस देना होगा। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, GST व्यवस्था के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत BCD को छूट मिल सकती है, लेकिन IGST और कंपनसेशन सेस आम तौर पर देना होता है जब तक कि खास नोटिफिकेशन में छूट न दी गई हो। इसलिए यह बात सही है
प्रश्न 121। क्या सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जमा करना ही काफी है? सही उत्तर, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(2) के तहत पर्चे अनिवार्य हैं। स्पष्टीकरण, सेक्शन 28(2) के तहत इंपोर्टर को यह करना होगा: उचित सावधानी बरतें, पक्का करें कि को वैलिड है और सही तरीके से जारी किया गया है। सिर्फ सबमिशन काफी नहीं है, इंपोर्टर की ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी है। प्रश्न 122। किस मामले में कैरोटार 2020 लागू नहीं होगा? सही उत्तर, धारा 28(2) के तहत अधिसूचित मूल नियम रू में देशों से तरजीही दर के तहत आयातक, जहां कैरोटार विशेष रूप से कुछ मामलों को छोड़ देता है। टेस्ट स्क्रीनशॉट के अनुसार सही मार्क किया गया ऑप्शन रू केस से संबंधित था। स्पष्टीकरण, कैरोटार ट्रेड एग्रीमेंट के तहत खास इंपोर्ट पर लागू होता है। ये उन मामलों में लागू नहीं होता जिन्हें खास तौर पर नोटिफाइड नियमों के तहत बाहर रखा गया है। प्रश्न 123। नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन किसके लिए जारी नहीं किया जाता है? सही उत्तर, लगाए गए शुल्क की दर। स्पष्टीकरण, नोटिफिकेशन दो तरह के होते हैं। एक टैरिफ नोटिफिकेशन के लिए जारी किए शुल्क की दर में परिवर्तन, छूट। दो नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन के लिए जारी किए आईसीडी की नियुक्ति, प्रक्रिया में परिवर्तन, प्रशासनिक मामले, वापसी प्रक्रिया। चूंकि ड्यूटी की दर टैरिफ से संबंधित है, ये एक नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन नहीं है। प्रश्न 124। डेफर्ड ड्यूटी केस, क्या ये कथन गलत है? सही उत्तर, सत्य। स्पष्टीकरण, डेफर्ड पेमेंट सुविधा के तहत अगर भी 16 से 31 मार्च के बीच लौटा है, ड्यूटी का पेमेंट 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक करना होगा। इसलिए इसके अलावा कुछ और कहना गलत होगा। क्यू 125, देर से फाइल करने का चार्ज, सेल्फ असेसमेंट केस। सही उत्तर, 25,000 रुपए। स्पष्टीकरण, एयरक्राफ्ट का आना 5 दिसंबर, वेयर हाउसिंग के लिए भी फाइल किया गया 10 दिसंबर। देर से फाइल करने पर सेक्शन 46 के साथ रेगुलेशन के तहत पेनल्टी लगती है। अधिकतम निर्धारित जुर्माना 50,000 रुपए। इस मामले में सही चार्ज 25,000 रुपए। क्यू 126, एक्सपोर्ट शिपमेंट की जांच 5% नियम। सही उत्तर, न्यूनतम 2 और अधिकतम 20। स्पष्टीकरण, एक्सपोर्ट जांच के लिए 5% तक पैकेज, न्यूनतम 2 पैकेज, अधिकतम 20 पैकेज। प्रश्न 127। हवाई मार्ग से आयात माल ढुलाई सीमा। सही उत्तर, 20%। स्पष्टीकरण, जब सामान हवाई जहाज से इंपोर्ट किया जाता है, अगर असली फ्रेट उपलब्ध है तो ये फॉब वैल्यू के 20% से ज्यादा नहीं होगा। ये केप खास तौर पर वैल्यूएशन नियमों में तय की गई है। क्यू 128, सेक्शन 25B के तहत छूट की शर्त, मरम्मत वगैरह के बाद दोबारा इंपोर्ट। सही उत्तर, उचित अधिकारी द्वारा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए जाने की तिथि से मरम्मत, आगे की प्रक्रिया या निर्माण के बाद 12 महीनों के भीतर माल को भारत में फिर से आयात किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण, रीइंपोर्ट के लिए छूट नोटिफिकेशन के तहत रिपेयर प्रोसेसिंग के लिए एक्सपोर्ट किया गया सामान वापस करना होगा। 12 महीनों के भीतर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो की तारीख से गिना जाएगा। कुछ मामलों में सही अथॉरिटी से समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट 12 महीने। प्रश्न 129। ड्यूटी वाला सामान नहीं ले जाने वाला यात्री गुजरता है। सही उत्तर, ग्रीन चैनल। स्पष्टीकरण, हवाई अड्डों पर ग्रीन चैनल घोषित करने के लिए कुछ नहीं। रेड चैनल शुल्क योग्य सामान। रेड कारपेट कोई कानूनी रीति रिवाज शब्द नहीं है। क्यू 130, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्रासंगिक क्राइटेरिया, सेक्शन 18। सही जवाब, पार्टी ज्यादा ड्यूटी देने को तैयार है। स्पष्टीकरण, प्रोविजनल असेसमेंट का आदेश तब दिया जाता है जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, आगे की जांच की जरूरत है, परीक्षण आवश्यक,
लेकिन ज्यादा ड्यूटी देने की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। Q 131 इंट्रास्टेट सप्लाई पर सेंट्रल टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार। सही उत्तर CGST अधिनियम 2017 की धारा 9 1। स्पष्टीकरण धारा 9 1 निम्नलिखित के लिए आरोप लगाने वाली धारा है। केंद्रीय जीएसटी का शुल्क वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर। प्रश्न 132 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत चार्जिंग अनुभाग। सही उत्तर धारा 12। स्पष्टीकरण सेक्शन 12 में कहा गया है, भारत में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट में बताई गई दरों पर कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाएगी। ये मुख्य चार्जिंग सेक्शन है। Q 133 पहले बटा एडवांस बिल ऑफ एंट्री संबंधित तारीख। सेक्शन 15। सही उत्तर आवक प्रवेश की अनुमति की तिथि। क्यों? जहाज के आने से पहले फाइल किए गए एडवांस BE के लिए। धारा 15 1 ए के तहत शुल्क की दर और टैरिफ मूल्य निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जहाज के अंदर आने की तारीख, अगर BE उससे पहले फाइल किया गया हो। इसलिए अगर BE पहले भी फाइल किया गया हो तो ड्यूटी रेट एंट्री इनवर्ट डेट पर लॉक हो जाता है। प्रश्न 134 एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश करने के लिए प्राधिकरण। सही उत्तर वाणिज्य मंत्रालय में नामित प्राधिकारी। स्पष्टीकरण कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत डेजिग्नेटेड अथॉरिटी DGTR करती है। आखिरी फैसला केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय करेगी। जांच आरोपण। प्रश्न 135 IGST की गणना इस पर की जाती है। सही उत्तर AV प्लस BCD प्लस SWS। सूत्र इंपोर्ट पर IGST की गणना इस पर की जाती है। मूल्यांकन योग्य मूल्य, मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार। सिर्फ AV ही नहीं। प्रश्न 136 आयात पर IGST की छूट किसके तहत दी जाती है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25 1। क्यों? भले ही IGST एक्ट के तहत आता है, लेकिन इंपोर्ट पर छूट इस तरह दी जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25 क्योंकि इंपोर्ट पर IGST कस्टम ड्यूटी के तौर पर इकट्ठा किया जाता है। प्रश्न 137 माल का पुनर्मूल्यांकन निम्नलिखित के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। सही उत्तर धारा 17 4 प्रवाह, धारा 17 1 स्वमूल्यांकन, धारा 17 4 उचित अधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन। Q 138 अगर इंपोर्टर सामान का असेसमेंट नहीं कर सकता। सेक्शन 18। सही उत्तर माल का अनंतिम मूल्यांकन करें। स्पष्टीकरण अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर वैल्यू, रेट वगैरह तय नहीं कर पा रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। धारा 18 के तहत अनंतिम मूल्यांकन। प्रश्न 139 फेसलेस असेसमेंट के अलावा अन्य कार्य। सही उत्तर तुरंत सुविधा केंद्र TSK। क्यों? फेसलेस असेसमेंट के तहत असेसमेंट का काम फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने किया। क्लियरेंस से पहले दूसरे काम, डॉक्यूमेंट जमा करना, बॉन्ड स्वीकार करना, डिफेसमेंट वगैरह इंपोर्ट पोर्ट पर TSK द्वारा किए जाते हैं। TSK फिजिकल इंटरफेस पॉइंट। प्रश्न 140 जांच के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की समय सीमा। सही उत्तर 90 दिन। नियम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा फाइनल फाइंडिंग्स पब्लिश होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 दिनों के अंदर ऐड लगाना होगा। प्रश्न 141 धारा 2 के तहत मूल्यांकन में शामिल नहीं है। सही उत्तर अतिरिक्त शुल्क की वापसी की प्रक्रिया। धारा 2 मूल्यांकन की परिभाषा में शामिल है। आत्म मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, अनंतिम मूल्यांकन, शून्य मूल्यांकन। लेकिन रिफंड प्रोसेस अलग है। सेक्शन 27। Q 142
निगमनात्मक विधि नियम 7, कौन सा मूल्य चुना गया? सही जवाब 20 टन 5,500 रुपए प्रति टन की दर से बेचा गया। क्यों? निगमनात्मक मान विधि के अंतर्गत आप चुने वो कीमत जिस पर सबसे ज्यादा कुल मात्रा उसी समय या उसके आसपास बेची जाती है। सबसे ज्यादा कीमत नहीं, सबसे कम कीमत नहीं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जीतती है। प्रश्न 143, कैरोटार 2020 के तहत फॉर्म की जरूरत कब होती है? सही उत्तर जब कस्टम्स द्वारा प्रश्न उठाया जाता है। महत्वपूर्ण, इंपोर्टर को अपने आप फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। यह वांछित है सिर्फ तब जब कस्टम्स ओरिजिन के बारे में और जानकारी मांगे। Q 144, एक्सपोर्ट किए गए सामान की ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन की दर तय करने की तारीख कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 15 के तहत आती है। सही उत्तर असत्य। क्यों? सेक्शन 15 इंपोर्टेड सामान पर लागू होता है। सेक्शन 16 एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर लागू होता है। कई छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं। याद रखें, इंपोर्ट सेक्शन 15, एक्सपोर्ट सेक्शन 16। प्रश्न 145, सीमा शुल्क है। सही उत्तर एक अप्रत्यक्ष कर। क्यों? कस्टम ड्यूटी है, वस्तुओं पर लगाया गया, अंततः उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट पर इकट्ठा किया गया, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं, लोकल नहीं। Q 146, किस प्रोविजन के तहत कस्टम्स एक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी मामलों पर लागू होता है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9A 8। महत्वपूर्ण अवधारणा, धारा 9A 8 कहती है कस्टम्स एक्ट 1962 के लेवी, कलेक्शन, रिफंड, अपील वगैरह से जुड़े नियम एंटी डंपिंग ड्यूटी पर लागू होते हैं। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। Q 147, नहीं लगाया गया IGST किस प्रोविजन के तहत मांगा जा सकता है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28। क्यों? भले ही IGST इन शर्तों के तहत लगाया जाता है। CTA 1975 की धारा 3, 7। रिकवरी का तरीका है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28, शुल्क नहीं लगाया गया, कम लगाया गया। Q 148, टैरिफ आइटम में कितने अंक होते हैं? सही उत्तर 8 अंक। संरचना 2 अंक अध्याय, 4 अंक शीर्षक, 6 अंक उपशीर्षक, 8 अंक टैरिफ आइटम। भारत 8 डिजिट HS कोड सिस्टम को फॉलो करता है। प्रश्न 149, चोरी हुए सामान पर ड्यूटी की दर की संबंधित तारीख। सही उत्तर दिया गया कथन असत्य है। क्यों? के लिए धारा 13, क्लियरेंस से पहले सामान चोरी हो जाता है तो कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी, लेकिन अगर ड्यूटी देनी है तो रेट सेक्शन 15 के हिसाब से तय किया जाता है। ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने की तारीख पर आधारित नहीं है, तो सवाल में दिया गया बयान गलत है। प्रश्न 150, ट्रैक्टर को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सही उत्तर अध्याय 87। क्यों? चैप्टर 87 में शामिल है रेलवे ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन। ट्रैक्टर सहित